जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉक्टर नगीन संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास के तहत हम आधुनिक काल पर चर्चा कर रहे हैं। इसके प्रीवियस के 2 वीडियो में हमने तथ्यात्मक जो आधुनिक काल से रिलेटेड पॉइंट्स थे उन पे बात किए थे और उसी में आप देख रहे थे कि उसी के तहत हम जब बात कर रहे थे कि आधुनिक काल के संदर्भ में आपने जो रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का सीरीज देखा होगा उसे हमने कराया है, तो उसी का संक्षेप सार यहाँ पे है। और इसके बाद जो है जब हम ये तथ्य करा लेंगे, इसके बाद जो है आपको डॉक्टर नगिंद के किताब से जो मूल कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हुए हैं, अपने मत व्यक्त किए हैं आधुनिक काल से रिलेटेड, उन पे हम चर्चा करेंगे। आधुनिक काल के तहत आप देखते हैं कि जब छायावाद की बात होती है, जिनमें 4 पिलर के तहत पंथ भी आते हैं, उसी में उनके बारे में ये बात की जाती है सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में कि उनकी कविताओं में जो है गीतांजलि का प्रभाव कुछ अवश्य लक्षित होता है। गीतांजलि उनकी जो एक बहुत बड़ी विशेषता, वो प्रकृति के सुंदर रूपों का आह्लादमयी जो चित्रण उन्होंने किया वो बहुत ही अनुभूतिमयी है। वो बीड़ा में भी कई जगह देखने को मिलता है, यानी बीड़ा है, पल्लव है, ये इनकी रचनाएं हैं और वो चीज इनके बीड़ा में भी देखने को मिलता है। सौंदर्य का आह्लाद उनकी कल्पना को उत्तेजित करके ऐसे अप्रस्तुत रूप की योजना में प्रवृत्त करता है, जिसके प्रस्तुत रूपों की सौंदर्य अनुभूत के प्रसार के लिए उनका अनेक मार्ग खुला दिखता है। बीड़ा के उपरांत आप उनकी रचना देखेंगे ग्रंथ ये है, और ग्रंथ भी असफल प्रेम की, इसमें एक छोटे से प्रेम प्रसंग का आधार लेकर एक युवक कवि ने प्रेम की अनादि आनंद भूमि में प्रवेश किया है, फिर चिर विषाद के गर्त में पतन को दिखाया है। प्रसंग की कोई नई उद्भावना नहीं की है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना जो देखने को मिलती है वो है पल्लव। पल्लव जो इनकी रचना है, जिसमें आपको प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी जो काव्य पद्धति है उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा चढ़ा रूप देखने को मिलता है। इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक व्याचित्र, अप्रस्तुत विधान इत्यादि की विशेषताएं आपको प्रचुर मात्रा में भरी सी देखने को मिलती है। बीड़ा और पल्लव, इनकी जो दो रचनाएं बीड़ा और पल्लव के बारे में कहा गया है कि ये दोनों में ही आपको अंग्रेजी कविताओं से लय हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से देखने को मिलते हैं, और कहीं कहीं आरोप और अध्यवसान व्यर्थ और असक्त भी दिखता है। केवल चमत्कार और वक्रता के लिए रखे प्रतीत होते हैं, जैसे नैनों के बाल, आंसू, बाल सब जोड़ने की प्रवृत्ति बहुत देखने को मिलती है, जैसे मधुबाल, मधुबों के बाल। शब्द को मनमानी लिंगों में प्रयोग भी प्राय देखने को मिलता है। कहीं कहीं वैचित्र के लिए एक ही प्रयोग में 2 लक्षणाएं गुम्फित देखने को मिलती है, अर्थात एक लक्ष्यार्थ से फिर दूसरे लक्ष्यार्थ पर जाना पड़ता है। जैसे मर्म पीड़ा के हाथ से पहले हास्य का अर्थ लक्षण लक्षण द्वारा वृद्धि या विकास लेना पड़ता है, फिर ये जानकर कि सारी पदावली का उपादान लक्षण द्वारा लक्षार्थ लेना पड़ता है। हे बढ़ी हुई मन, पीड़ा समझने वाला मन। इसी प्रकार कहीं कहीं 2 अप्रस्तुत भी एक ही उलझे हुए पाए देखने को मिलते हैं, जैसे अरुण कलियों से कोमल घाव। पहले घाव के लिए वर्ण के सादृश्य और कोमलता के साधर्म से कली की उपमा दी गई है, पर घाव स्वयं अप्रस्तुत या लाक्षणिक है और उनका अर्थ है कसकती हुई स्मृति। इस तरह एक अप्रस्तुत लाकर फिर उस प्रस्तुत के लिए दूसरा अप्रस्तुत लाया गया है। पल्लों के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं देखने से पता चलता है कि यदि छायावाद के नाम से एक वाद न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग टू रोमांटिसिज्म पर ही चलते। उन्हें प्रकृति की और सीधे आकर्षित होने वाला, उनके खुले और चिरंतन रूपों के बीच खुलने वाला हृदय प्राप्त था। यही कारण है कि छायावाद शब्द मुख्यतः शैली के अर्थ में, चित्रभाषा के अर्थ में ही उनकी रचनाओं पर घटित होता है। रहस्यवाद की रूढ़ियों के रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनकी प्रतिभा बहुत कम प्रवृत्त हुई है। कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर सौंदर्य जीवन को अपने जीवन की साधना भी कहा है। प्रकृति चित्रण के संबंध में लिखा है कि छायावाद के भीतर सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही देखने को मिलता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप रंग पकड़ा, पर प्रकृति के बीच उनके गूढ़ और व्यापक सौहार्द तक ग्रीष्म की ज्वाला से संतप्त चराचर पर उनकी छाया के मधुर
स्निग्ध शीतल प्रभाव देखने को मिलते हैं। उनके दर्शन से तृप्त कृषकों के आशापूर्ण उल्लास तक कभी ने दृष्टि नहीं बढ़ाई है। आरोप विधायनी कल्पना की अपेक्षा प्रकृति के बीच किसी वस्तु के गूढ़ और अगूढ़ संबंध प्रसार का चित्रण करने वाली कल्पना अधिक गंभीर और मार्मिक दिखती है। रहस्यवाद के संबंध में लिखा है कि पंत जी की रहस्य भावना प्रायः स्वाभाविक ही रही है। वाद का सांप्रदायिक स्वरूप उसने शायद ही कहीं ग्रहण किया हो। पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं। ऐसी रहस्य भावना इस रहस्य भाव जगत के नाना रूपों को देखकर प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा ही करती है। व्यक्त जगत के नाना रूपों और व्यापारों के भीतर किसी अज्ञात चेतन सत्ता का अनुभव सा करता हुआ कभी इसे केवल अतिरिक्त जिज्ञासा के रूप में ही प्रकट करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पंत जी की स्वाभाविक रहस्य भावना को प्रसाद और महादेवी वर्मा की सांप्रदायिक रहस्य भावना से अलग समझना चाहिए। यानी आपको छायावाद में भी देखने को महादेवी वर्मा, प्रसाद, इनके जो भी अभिव्यक्त विचार है उनमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो पंत जी का स्वाभाविक रहस्य भावना है उनके बारे में कहा गया है कि ये प्रसाद और महादेवी वर्मा की सांप्रदायिक रहस्य भावना से अलग उन्हें समझे। उस अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम की व्यंजना में भी कवि ने प्रिय और प्रेमिका का स्वाभाविक पुरुष स्त्री भेद रखा है। प्रसाद जी के समान दोनों को पुल्लिंग रखकर फारसी या सूफी रूढ़ी का अनुसरण नहीं किया है। इनकी रचना परिवर्तन के बारे में बात करते हैं कि पल्लो तो बहुत ही प्रौढ़ रचना था ही, और पल्लो के अंत में ही पंत जी जगत के विषम परिवर्तन के नाना दृश्य सामने लाते हैं। इनकी प्रेरणा शायद इनके व्यक्तिगत जीवन की किसी विषम स्थिति ने की हो। जगत की परिवर्तनशीलता मनुष्य जाति को चिरकाल से क्षुब्ध करती आ ही रही है। परिवर्तन संसार का नियम है, ये बात स्वतः सिद्ध होने पर भी सदस्यों और कवियों का मर्म स्पर्श करती रही है और सिद्ध भी करती रहेगी, क्योंकि इसका संबंध जीवन के नित्य स्वरूप से है। जीवन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश के कारण कवि कल्पना को कोमल, कठोर, मधुर, कटु, करुण, भयंकर कई प्रकार की भूमियों पर बहुत दूर तक एक संबंध धारा के रूप में चलना पड़ा है। काव्य में चित्र भरी भाषा सर्वत्र अनिवार्य नहीं है। सृष्टि के गूढ़ अगूढ़ मार्मिक तत्वों के चयन द्वारा भी किसी भावना को मर्मस्पर्शी स्वरूप प्राप्त होता है। इसका अनुभव शायद पंत जी को इस एक धारा में चलने वाली लंबी कविता के भीतर देखने को मिलता है। गुंजन के बारे में कहते हैं, गुंजन में हम कवि का जीवन क्षेत्र के भीतर प्रवेश ही नहीं करते, उनकी काव्य शैली को अधिक संयत और व्यवस्थित पाते हैं। युगांत युगांत जो रचना है पंत जी की, इनमें हम देश के वर्तमान जीवन में जो उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि वो देखने को पाते हैं। कहीं परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा है तो कहीं श्रमजीवियों की दशा की झलक, कहीं तर्क वितर्क छोड़ श्रद्धा विश्वास पूर्वक जीवन पथ पर साहस के साथ बढ़ते चलने की ललकार है, तो कहीं बापू के प्रति श्रद्धांजलि है। युगांत में कवि को हम केवल रूप रंग चमक दमक सुख सौरभ वाले सौंदर्य से आगे बढ़कर जीवन के सौंदर्य की सत्याश्रित कल्पना में भी देखने को पाते हैं। युगांत में कवि की वाणी में लोक मंगल की आशा है और आकांक्षा के साथ घोर परिवर्तनवाद का स्वर भी रहा है। साथ ही वाद की लपेट से अपनी वाणी को कवि ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया है। चित्र भाषा और लाक्षणिक वैचित्र के अनावश्यक प्रदर्शन की वो प्रवृत्ति अब नहीं जो भाषा और अर्थ की स्वाभाविक गति में बाधक हो। पंत के व्यक्तित्व का विकास। पल्लो में कवि अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ है, यानी जो इनकी रचना पल्लो है उसमें कवि अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ है। गुंजन में कभी कभी उसके बाहर और युगांत में तो लोक के बीच दृष्टि फैलाकर आसन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है। गुंजन तक वह जगह से अपने लिए सौंदर्य और आनंद का चयन करता प्रतीत होता है। युगांत में आकर वह सौंदर्य और आनंद का जगत में पूर्ण प्रसार देखना चाहता है। कवि की सौंदर्य भावना अब व्यापक होकर मंगल भावना के रूप में परिणित हुई है। अब तक कभी लोक जीवन के वास्तविक शीत और ताप से अपने हृदय को बचाता सा आता रहा, अब उसने अपना हृदय खुले जगत के बीच रख दिया है कि उस पर उसकी गतिविधि का सच्चा और गहरा प्रभाव पड़े। अब वो जगत और जीवन में जो कुछ सौंदर्य माधुर्य प्राप्त है उसे वो अपने लिए उसका स्तवक बनकर तृप्त नहीं हो सकता। अब वह दुख पीड़ा अन्याय अत्याचार के अंधकार को फाड़कर
मंगल ज्योति फूटती है वो देखना चाहता है। मंगल का मंगल के साथ वह संघर्ष देखना चाहता है, जो गत्यात्मक जगत का कर्म सौंदर्य है। युगवाणी में तो वर्तमान जगत में सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्राय जितने वाद, जितने आंदोलन उठे हैं, उनका समावेश किया गया है। इन वादों को लेकर चले हुए आंदोलन में कवि को मानवता के नूतन विकास का आभास दिखता है। वर्तमान पाश्चात्य साहित्य क्षेत्र की एक रूढ़ि वर्षिप ऑफ द फ्यूचर के मेल में है। पंत जी की रुचि समाजवाद और गांधीवाद दोनों के प्रति दिखी है। समाजवाद और गांधीवाद, ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद। कवि की दृष्टि में सब जीवों के प्रति आत्मभाव ही जीव जगत की मनुष्यता में परिणति है। मनुष्य की अपूर्णता ही उसकी शोभा है। दुर्बलताओं से शोभित मनुष्यत्व सूरत्व से भी दुर्लभ है। समाजवाद की बातें कवि ने ग्रहण की है, पर अपना चिंतन स्वतंत्र रखा है। समाजवाद और संघवाद, कम्युनिस्ट के साथ में लगा हुआ संकीर्ण भौतिकवाद उसे इष्ट नहीं है। परमार्थिक दृष्टि से वह परात्परवादी है। शुक्ल जी अंत में लिखते हैं, छायावाद के बंधे घेरे से निकलकर पंत ने जगत की विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता के साथ विचरने का साहस दिखाया है। पंत जी को छायावाद और रहस्यवाद से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छंदता टू रोमांटिसिज्म की ओर बढ़ते देख हम अवश्य संतोष पाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद ने बंगला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगति पद्धति का अनुसरण किया है। प्रगीत पद्धति में नाच सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्वों का अधिक समावेश देखा जाता है। परिणाम ये होता है कि समन्वित अर्थ की ओर झुकाव कम हो जाता है। हमारे यहाँ संगीत राग रागनियों में बद कर चलता आया है, पर यूरोप में उस्ताद लोग तरह तरह के स्वर लिपियों को अपनी नई नई योजनाओं का कौशल दिखाते हैं। संगीत की अंग्रेजी ढंग की नकल पहले बंगाल में शुरू हुई। इस नए ढंग की ओर निराला जी सबसे अधिक आकर्षित हुए और अपने गीतों में उन्होंने उसका पूरा जौहर दिखाया। एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ मात्राओं का स्वेच्छानुसार विभाग। इसके कारण गवैयों की जबान को सख्त परेशानी होगी, ये बात निराला जी ने अपने आप महसूस की। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित पद वलरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकती है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति उनमें इतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में देखने को मिलती है। निराला जी की शैली कुछ अलग रही। उसमें लाक्षणिक वैचित्र का उतना आग्रह नहीं पाया जाता जितना पदावली की तड़क भड़क और पूरे वाक्य वैलक्षण का। सबसे अधिक विशेषता आपके पद्य में चरणों की स्वच्छंदता विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला देकर बहुत से लोग रबर छंद या केचुआ छंद आदि कहने लगे थे। बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है। निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली में जड़ी हुई देखने को मिलती है, जिसका नमूना है उनके राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा, इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्राय देखने को मिलती है, जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में कहीं कहीं बहुत ढीली पड़ जाती है। बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा किसके अंदर है? निराला जी के अंदर। जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन आरुचिकर है, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। निराला की रचनाओं में रहस्यवाद, देखिए निराला की रचनाओं में रहस्यवाद की बात करें तो अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अलावा इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। रहस्यवाद से संबंध रखने वाले निराला जी की रचनाएं आध्यात्मिकता का वह रूप रंग लेकर चली हैं जिसका विकास बंगाल में हुआ है। अद्वैत के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक देखने को जगह जगह मिलती है। इन विशेषताओं को छोड़ दे तो इनकी रहस्यात्मक कविताएं उसी प्रकार माधुर्य भावना को लेकर चली हैं जिस प्रकार और छायावाद कवियों के। महादेवी वर्मा, छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ रहस्यवाद लेकर है तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही है। महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। पंत प्रसाद निराला इत्यादि कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। रहस्यवाद के भीतर आने वाली रचनाएं तो थोड़ी या बहुत सभी ने उक्त पद्धति पर की है, पर उनकी यानी महादेवी शब्द कला वासनात्मक प्रणय उद्गार वेदना विवृति सौंदर्य संगठन
मधुचर्या, अतृप्ति व्यंजना इत्यादि में अधिकतर नियुक्त रहीं। तो जीवन के अवसाद, विषाद और नैराश्य की झलक भी उनके मधुमेह गाने में देखने को मिलती है। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही उनके हृदय का भाव केंद्र है, जिसे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर छलक मारती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं, उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं मानती। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी है जो लोकोत्तर है, कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, ये नहीं कहा जा सकता। गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई है, वैसी और किसी को नहीं। ना तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रभाव और कहीं देखने को मिलता, ना हृदय की ऐसी भावभंगी। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय जो है वो खिल उठता है। अब आधुनिक कविता संबंधी इनके प्रमुख तथ्य देखें तो भारतेंदु युग का जो समय था 43 से 67, रीतिकाल जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद भारतेंदु युग की शुरुआत हो गई। और साहित्यिक दृष्टि से देखें तो भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के नाम से ये जाना जाता था, जिसका समय सीमा बताया गया है समानता 1843 से 1867। इस काल के कवि ब्रज भाषा काव्य परंपरा के कवि रहे हैं। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार तथा रीति निरूपण की रचनाएं लिखी। भारतेंदु पूर्व जो काव्यधारा है उनमें जो रचनाकार और उनकी रचनाओं का नाम आता है, पहले तो सेवक हैं, 1815 से 1821 का समय है। और सेवक जो कवि हैं इनकी रचनाएं हैं नक्सिक, वाग्विलास। सेवक कवि का जो है ये रचना अगर देखें तो 1815 से 1881, तो नक्सिक है और वाग्विलास है। रीवा नरेश रघुराज सिंह, रीवा नरेश रघुराज सिंह का सुंदर शतक, श्रीमद् भागवत महात्म्य, राम स्वयंवर 1869 ईस्वी, भक्ति विलास, राम रसिकावली, रुक्मणी परिणय, आनंद अम्बुनिधि पत्रिका। तो एक दो सेवक हो गए जिनका नक्सिक और वाग्विलास है। दूसरा रीवा नरेश रघुराज सिंह का सुंदर शतक, श्रीमद् भागवत महात्म्य, राम स्वयंवर, भक्ति विलास, राम रसिकावली, आनंद अम्बुनिधि ये है। बाबा रघुनाथ राम स्नेही, तो बाबा रघुनाथ राम स्नेही, विश्राम सागर 1854 ईस्वी, गोपाल चंद गिरधर दास 1833 से 60, राधा स्रोत, गोपाल स्रोत, जरासंध वध, राम कथामृत, भारतीय भूषण, छंदो वर्णन। इनके अलावा बलराम कथामृत। चंद्रशेखर वाजपेयी, चंद्रशेखर वाजपेयी के द्वारा है नक्सिक, हमीर हट, हमीर हट का समय 1845 ईस्वी, रसिक विनोद 1846 ईस्वी। रामदास के द्वारा है कवि कल्पद्रुम 1844 ईस्वी, कवि कल्पद्रुम। वैजनाथ द्विवेदी 1837 से 1887, सीताराम भरण मंजरी 1864, राम रहस्य 1866, वृत्तनी दोष कदम 1866, वामा विलास 1866, उद्दीपन श्रृंगार 1867, अनुभव उल्लास 1867, चित्रापरण 1867। लक्ष्मीराम ब्रह्मभट्ट 1841 से 1904, मानसिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु। सरदार कवि रचना काल अगर देखें 1845 से 83 में, रामलीला प्रकाश, साहित्य सरसी, राम रत्नाकर, श्रृंगार संग्रह, वाग विलास और छह ऋतु। भारतीय युग का जो समय आया उसमें भारतीय युग के काल विभाजन और नामकरण में कौन से प्रस्तुतकर्ता नामकरण में यानी भारतीय युग का जो है काल का समय का जो नाम रखते हैं, अलग अलग प्रस्तुतकर्ता द्वारा अलग अलग उसका नाम रखा जाता है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल समय 1868 से 93, 68 से 93 का जो समय है, रामचंद्र शुक्ल जी इसको नई धारा या प्रथम उत्थान कहते हैं। 68 से 93 के समय को नव जागरण कौन कहता है इसे, तो 1868 से 1900 का जो समय है उसको रामविलास शर्मा कहते हैं, ये नव जागरण का समय है। मिश्र बंधु 1869 से 1888, ये कहते हैं कि वर्तमान काल है। राम कुमार वर्मा 1870 से 1900, उनका कहना ये आधुनिक काल है। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह
त्रिभुवन सिंह का कहना 1857 से 1947 का काल जागरण काल है। बच्चन सिंह का कहना है पुनर्जागरण काल है। तो रामचंद्र शुक्ल नई धारा प्रथम उत्थान, विलास शर्मा नवजागरण, मिश्र बंधु वर्तमान काल, रामकुमार वर्मा आधुनिक काल, डॉक्टर त्रिभुवन जागरण काल, बच्चन सिंह पुनर्जागरण काल। आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम चरण को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग का नाम दिया गया। आधुनिक जो हिंदी कविता है इसके प्रथम चरण को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग नाम दिया गया। नामकरण का आधार भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि युग के प्रवर्तक व्यक्तित्व रह चुके। भारतेंदु का जन्म अगर देखें तो 9 सितंबर 1850 को हुआ, इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि 1850 से ही जो है आधुनिक काल का शुरुआत मानना चाहिए। इस तरह मोटे तौर पे भारतेंदु युग का समय ही 1850 से 1900 मान के चलते हैं और सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व तक। इनके मंडल में बद्री नारायण प्रताप हैं, जगमोहन अंबिका दत्त है, राधा कृष्ण, ये सभी आते हैं। और इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये ऐसा समय था जिसको अंतर्विरोधों का समय कहा जा सकता है। भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति बनाम राजभक्ति की गूंज थी। ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली की बात थी। पारंपरिक संस्कार बनाम आधुनिक विचार के मध्य अंतर्विरोध का समय था। यानी साहित्यिक विशेषताओं में देखें तो पारंपरिक विरोध का समय था। श्रृंगारिकता की चेतना, अभी आपने रीतिकाल में देखा श्रृंगारिकता ही था आधार प्रधान रस के रूप में। इस काल में भी आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव, कोई चीज अचानक तो जाता नहीं है, न्यूनाधिक यानी थोड़ा बहुत प्रभाव कवियों का रहा ही श्रृंगारी कविताओं का। भक्ति भावना, यहाँ भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों रूप उपलब्ध होते हैं, देखने को मिलते हैं। यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध होता है जिसे स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति कहते हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना। समस्या पूर्ति, इस युग में कविता वर्धनी सभा तथा रसिक समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई, जहाँ कवियों की गोष्ठियां होती थी तथा नए कवियों को प्रोत्साहित किया जाता था। इस परंपरा में एक विषय तय किया जाता था और उसकी अंतिम पंक्ति तय होती थी। कवि अपनी प्रतिभा से उससे पहले की पंक्तियां लिखते थे। आशुलेखन की इस पद्धति को ही समस्या पूर्ति कहा गया, जो इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही। स्वयं भारतेंदु ने समस्या पूर्तियों को प्रोत्साहित किया है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण, इस युग का काव्य जनजीवन से जुड़ा है, अतः इसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर कवियों की दृष्टि गई। कवियों ने इन विकृतियों पर चोट करके समाज में नई चेतना पैदा की है। प्रमुख आलोचकों के मत, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित रहा है। भारतेंदु युग का जो साहित्य है वो व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित रहा, ये कहना है रामविलास जी का। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, ये कहना है शुक्ल जी का। भारतेंदु युग का साहित्य जन्मवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है, ये कहना है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। भारतेंदु युगीन रचनाकार एवं उनकी रचनाओं की बात करें तो कवि का नाम और कृतियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 85, 1850 से 85 जो है यहाँ पे दिया गया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन 1855 से 1922 का जो समय है, इन्होंने जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला, आनंद अरुणोदय, वर्षा विनोद, हार्दिक हर्षादर्श, लालित लहरी, मयंक महिमा, बृजचंद पंचक, ये रचनाएं इनके द्वारा। और प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र जो है इन्होंने प्रेम पुष्पांजलि, त्रिप्यंताम, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, हर गंगा, ये रचनाएं। ठाकुर जगमोहन जो है 1857 से 1899 का समय। ऋतु संहार अनुदित है 1876, प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामलता 1885, श्यामा सरोजी 1886, देवयानी 1886, मेघदूत अनुदित 1883। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की। सन 1880 में सार सुधा नीति नामक पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नामक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। फलस्वरूप आम जनमानस ने उन्हें भारतेंदु, भारतीय की उपाधि दी, उसी से सम्मानित किया और
हरिश्चंद्र भारतेंदु की उपाधि शिव प्रसाद को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त सितारे हिंद की उपाधि की प्रक्रिया में ही मिली थी। भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा एवं संस्थाएं हैं, उनमें जो कविता वर्धनी सभा है, जो कि 1870 में कविता वर्धनी सभा, वो भी काशी में। एक पेनी रीडिंग क्लब है 1873 में। ये एग्जाम में पूछा गया है कि इनके द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई थी, उनका क्रम बताइए। तो कविता वर्धनी सभा तो 1870 में काशी में है, पेनी रीडिंग क्लब 1873 में है, और तदीय समाज 1873। तो 70 में पहले कविता वर्धनी रहा, फिर पेनी रीडिंग क्लब का बताया, फिर तदीय समाज का। इनकी सभी काव्य रचनाएं जो है भारतेंदु ग्रंथावली के पहले भाग में संकलित है। भारतेंदु जो है ये गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, परंतु कविता के लिए इन्होंने हमेशा ब्रजहीप चुना था, और इनको आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक भी कहा जाता है। इनकी कविताओं में भक्तिपरक श्रृंगारिक संवेदनाओं और नवजागरण के स्वर देखने को मिलते ही हैं। इनकी भाषा अति सरल, सहज और ब्रजभाषा की बहुत सी रूढ़ियों से आजाद है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए इन्होंने हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज भी खोला। दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा आदि कविताएं भी खड़ी बोली में लिखी। विजय वैजयंती 1882 ईस्वी शीर्षक कविता मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्त पर लिखी गई थी। नारद भक्ति सूत्र तथा सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भारतेंदु ने क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी तथा भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। रिपुनाष्टक 1884 ईस्वी नामक काव्य भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा था। रिपुनाष्टक किसकी प्रशंसा में? लॉर्ड रिपन की। भारतेंदु द्वारा पैरोडी, गाली लावनी, श्यापा आदि शैली में लिखी गई कविताएं जो है इस प्रकार दी गई हैं। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा काव्य किसकी शैली क्या है। जैसे यहाँ पे श्यापा, श्यापा जब आप पढ़ते हैं झूठा सच उपन्यास, तो वहाँ पे श्यापा करके आता है। जब उनकी क्या नाम है, राम लुभावन और ज्वाया की जो माँ मर जाती हैं, तो श्यापा होता है वहाँ पे। तो पंजाब मिक्सी जो आता है तो उर्दू का श्यापा करके है। बंदर सभा जो काव्य इनका है वो पैरोडी शैली में लिखा गया, बंदर सभा। समधिन मधुमास कल के ये गाली में लिखा गया है। नए जमाने की मुकरी शैली में है। वर्षा विनोद लावनी शैली में। प्राज समीरन जो है प्यार बांग्ला में है। रानी छंद में लीला, तन्मय लीला, तेबी छंद में लीला प्रबंध गीति है। बंदर सभा उर्दू के इंदर सभा एक प्रकार का नाटक के अनुकरण पर रचित है। भारतेंदु की मुकरियां और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में है। विजय वल्लरी काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्षोल्लास की कविता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं अगर देखें तो भक्त सर्वस 1870, प्रेम मालिका 1871, वैशाख महात्म्य 72, अत कार्तिक स्नान 1872, श्री जीवन जी महाराज 1872, अपवर्ग पंचक 1877, पुरुषोत्तम पंचक 1877, प्रातः स्मरण 74 से 77, ससई श्रृंगार 75 से 78, श्रीनाथ स्तुति 77, प्रातः स्मरण मंगल पाठ 73, दैन्य प्रलाप 73, उराहना 73, देवी छद्म लीला 73, जैन कौतूहल 73, प्रेमाश्रु 68 73, प्रेम सरोवर 1974 1874, स्वरूप चिंतन 1874, अस्फुट समस्या 74, प्रबोधनी 1874, श्री पंचमी 1875, निवेदन पंचक 76, मूक प्रश्न 1877, बेणुगीत 1877, प्रेम तरंग इनकी रचना 1877, अपवर्ग पंचक है 1877, गीत गोविंदानंद 77 है, प्रेम प्रलाप, उत्तरार्ध भक्तमाल 76-77, अधश्री सर्वोत्तम स्रोत, होली 1879, भीष्म स्तवराज 1879, मान लीला फूल बुझौल 1879, श्री सीता बल्लभ स्रोत 1879, राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद 1880, प्रेम माधुरी 1880, मधु मुकुल 81, विनय प्रेम 50 1881, फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी 83, कृष्ण चरित्र 1883। राजभक्ति की कविताएं अगर देखें तो स्वर्गवासी श्री अलवरत वर्णन, अंतरलपिका 1861, श्री राजकुमार सुभागामनव वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत 1869, सुमनोंजलि 1870, काशी में ग्रहण के हित महाराज कुमार के आने के हेतु 1876, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता 71, मुंह दिखावनी 1874, भारत शिक्षा 1875, मांस व्यापान 1877, मनोमुकल माला 1876-77, भारत विद्वत 78, विजय वल्लरी 1881, विजयनी विजय पताका या वैजयंती 1882, जाति संगीत 1884,
रिपनाष्टक 1884। भारतीय भाषा की अन्य कविताओं में देखें तो आओ आओ भारत राज भारत जीवानो जवानो गुजराती कविता, तेंडा होरी खेले मैंडी जीवन भामता पंजाबी कविता, धमार देश मारवाड़ी, प्राणनाथ के बले छिले बंग भाषा की कविता। अन्य कविताओं में देखें तो चतुरंग 1872 है, संस्कृत लावनी 1874, वसंत होली 74, प्रास समीरन, बकरी बिलाप 74, उर्दू का स्याप 1874, दशरथ विलाप, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान 1877, बंदर सभा 1879, वसंत बरसात नए जमाने की मुकरी 84, स्फुट कविताएं गजल समस्या पूर्ति। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। प्रेमघन ने दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाने पर हर्षपुर तथा विलायत मुने काला कहने पर क्षोभपूर्ण कविताएं भी लिखी थी। भारतेंदुकृत पुरुषोत्तम पंचक तथा बकरी विलाप के अनुसरण पर ही प्रेमघन ने क्रमशः व्रजचंद पंचक तथा पितर विलाप शीर्षक कविताएं लिखी। आनंद अरुणोदय शीर्षक इनकी कविता देशभक्ति की भावना से युक्त। मयंक महिमा इनकी खड़ी बोली हिंदी की रचना होती। इनकी कविताओं में यतिभंग प्राय देखने को मिलता था। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जो है प्रताप लहरी इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का अग्रणी स्थान है। प्रेमघन की भांति इन्होंने भी लावनी शैली में अनेक कविताएं लिखी हैं। इन्होंने हरगंगा, त्रिप्यंताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। इनकी मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण है। इनकी देशभक्ति परक कविताओं के व्यंग में अद्भुत मारक शक्ति भी है। ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह अपनी स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की है। इनके द्वारा बिंद छेद की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। अलंकारों का स्वाभाविक नियोजन भारतीय युग में सर्वाधिक इनमें दृष्टिगत होता है। इनके द्वारा अनुदित ऋतु संगार तथा मेघदूत ब्रजभाषा की सरस कृतियां भी है। अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। इन्होंने फारसी छंद में दशरथ विलाप शीर्षक कविता खड़ी बोली में लिखी। बिहारी विहार नामक इनकी रचना में महाकवि बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार है। भारतेंदु द्वारा स्थापित कविता वर्धनी सभा में पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिरजियो रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके अंबिका दत्त व्यास ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत की। इस समस्या पूर्ति के फलस्वरूप इन्हें सुकवि की उपाधि भी प्राप्त हुई। इन्होंने भारत धर्म शीर्षक कविता में वर्णाश्रम का दृढ़तापूर्वक समर्थन भी किया है। राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। भारत बारहमासा और देश दशा समसामयिक भारत के विषय में इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की है। भारतेंदु युग के प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और उनके कवि में देखें तो गंगाधर द्विजगंग समस्या पूर्ति समस्या प्रकाश, दुर्गादत्त व्यास समस्या पूर्ति प्रकाश, गोविंद गिल्लाबाई समस्या पूर्ति प्रदीप, अंबिका दत्त व्यास समस्या पूर्ति सर्वश, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह पंचरत्न। भारतेंदु युग के अन्य कवियों में उनकी रचनाओं में देखें नवनीत चतुर्वेदी 1868 से 1919, कुब्जा पचीसी, दुर्गादत्त व्यास, अद्मुद्धार्स, रामकृष्ण वर्मा, बलबीर, बलबीर 50, दिवाकर भट्ट, नक्सिक, नवढ़ा रत्न 1888, गोविंद गिल्लाभाई, श्रृंगार संयोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख खोड़सी, छह ऋतुओं के लिए लिखा है खड़ ऋतु, नीति विनोद, गुलाब सिंह का है प्रेम सत्सई, राव कृष्ण देव, शरद सिंह का गोप जो है इनका प्रेम संदेशा है, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे का है प्यारे प्रमोद। ठीक है, अयोध्या प्रसाद खत्री ने जो है इनकी अपनी रचना खड़ी बोली आंदोलन में 1888 ईस्वी में काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। इस कृति में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के तहत स्थान देने से मना कर दिया। इन्होंने खड़ी बोली पद्य की 5 शैलियां बताई। अयोध्या प्रसाद खत्री ने जो है अपनी रचना खड़ी बोली आंदोलन में काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया और इस कृति में ब्रज और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य स्थान देने से मना कर दिया। और इन्होंने खड़ी बोली पद्य की 5 शैली बताई जिनमें मौलवी शैली, मुंशी शैली, पंडित शैली, मास्टर शैली। सरयू प्रसाद मिश्र ने ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का इस्तेमाल किया। पद्यबद्ध भाषा अनुवाद में ये चीज किया इन्होंने। अब यहाँ से शुरू होता है द्विवेदी युग। 1900 से 1918 का जो समय है द्विवेदी युग का,
उन पे हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए हम ये करते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद हम द्विवेदी युग पे मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है, पीजीटी में आया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो देखिए हिंदी साहित्य के जो पितामह के रूप में जाने जाते हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, और दिनकर को समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा गया है। तो इसमें देखिए चारों को ही, चार लोगों को जो है अलग अलग रचनाकारों को व्याख्यायित कर दिया गया है कि जो भारतेंदु जी हैं वो तो हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, बाकी मैथिली कौटुंबिक कवि है, दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा गया है। ये आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है इसमें? बालकृष्ण भट्ट ने। ये आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा, ये कहना है बालकृष्ण भट्ट का। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, ये किसकी रचना है? ये रचना है भारतेंदु जी की। और ये डीएसएसबी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। उपरोक्त पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक जो है पितामह भारतेंदु जी को ही माना जाता है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया? माधव प्रसाद मिश्र, सरदारपुर, प्रताप नारायण मिश्र या बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ पे किसको कहा गया है जिसने हिंदी हिंदुस्तान का नारा दिया गया है दिए गए विकल्प में? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र। इनकी रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति, शतक, हरगंगा, त्रिप्यंताम, श्रृंगार विलास। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वे नए युग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की है। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया है। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का बड़े विषय बनाया है। तो यहाँ पे यही सही है, गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया है। गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कहना सही नहीं, क्योंकि भारतेंदु ने गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग वो कर रहे थे, परंतु कविता ब्रजभाषा में ही लिख रहे थे। इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? राधिका रमण, प्रताप, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण। तो ये हो गया राधिका प्रसाद सिंह। ये कहानीकार के रूप में विख्यात है। प्रताप नारायण, अंबिका दत्त, बद्रीनारायण, बद्रीनारायण चौन, ये प्रेमघन, भारतेंदु, ठाकुर जगमोहन, ये सभी भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। भारतेंदु की हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है? तो भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप इनमें से क्या है? इनमें सभी साधनों के माध्यम से, यानी स्वयं रचना भी लिख के, समाचार पत्र निकाल के, भारतेंदु मंडल का गठन करके। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी में योगदान का स्वरूप अगर देखें तो स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकाल के, रचना लिख के, भारतेंदु मंडल का गठन करके। भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल 1850 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को माना जाता है। शुक्ल जी ने तो इस काल को नई धारा प्रथम उत्थान 1868 से 93 नाम दिया हुआ है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? रसा, आफताब, अब्र, नियाज। तो देखिए अलग अलग लोग, ये एनवीएस में आया हुआ है, नियाज, रसा, अब्र, आफताब। तो ये बद्रीनारायण का पूछा गया है किस नाम से लिखते थे? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे। क्या? अब्र नाम। कविता लिखते थे अब्र नाम से। प्रेमघन की रचनाओं में देखें तो जीर्ण जनपद इनकी रचना है, आनंद अरुणोदय है, हार्दिक हर्षादर्श है, मयंक महिमा है, अलौकिक लीला है, वर्षा बिंदु है, लालित लहरी है, ब्रिजचंद पंचक है, सूर्य स्रोत है। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की? खड़ी बोली, उर्दू, अवधी, ब्रज में। तो ज्यादातर इन लोगों ने ब्रज में ही किया, अधिकांशतः जो है ब्रज में किया है। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः ब्रज में कविता की है। और फूलों का गुच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। भारतेंदु युग के रचनाकार ने गद्य हेतु खड़ी बोली और पद्य हेतु कौन सा? पद्य के लिए तो इन लोगों ने ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया था। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन से नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, ठाकुर जगमोहन। वो तो तुरंत ही पहचान गए होंगे कि प्रेमचंद जी नहीं आएंगे। प्रेमचंद जी जो है भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, बल्कि गद्य साहित्य में इनके स्वयं के नाम से प्रसिद्ध युग प्रेमचंद युग के साहित्यकार।
बाकी ये जितने भी हैं, बालकृष्ण है, प्रताप नारायण है, ठाकुर जगमोहन हैं, सभी भारतेंदु योगीन हैं। भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है? बंदर सभा, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, प्रास समीरन। तो इसमें कौन सी रचना प्यार में लिखा गया है? इनका प्रास समीरन। भारतेंदु की रचना है, रचना का नाम है प्रास समीरन। ये रचना प्यार छंद में लिखी गई है। बाकी बंदर सभा पैरोडी शैली में तथा वर्षा विनोद लावनी में। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वो मेरे चित्त के अनुसार नहीं है। ये कहना किसका है? अयोध्या उपाध्याय का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, अयोध्या प्रसाद खत्री का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का। तो जो भी हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, ये कहना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है? जयशंकर जी की, गजानन माधव मुक्ति बोध जी की, प्रेमचंद जी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अब ये तो तभी पता होगा ना कि किसका जन्म कब, जैसे 1850 से 85, किसकी कितनी 17 से इनका यात्रा प्रसाद जी का कब से रहा है, प्रेमचंद जी का कब से रहा और कब तक रहा। और इस आधार पे अगर देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो बहुत ही कम 35 वर्ष, इनको बहुत ही कम समय मिला। और जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937, तो 50 से 85, 35 भारतेंदु जी को समय मिला। जयशंकर प्रसाद, इनको 1889 से 1937, 48 वर्ष। गजानन माधव मुक्ति बोध 1917 से 1964, 47 वर्ष। तो 48 वर्ष प्रसाद को मिला है, 47 वर्ष ही जो है गजानन माधव मुक्ति बोध को मिला। और 1880 से 1936, 56 वर्ष जो है प्रेमचंद जी को मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद। तो रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो वो कौन थे? भारतेंदु युग के लेखक। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, लाला श्रीनिवास। द्विवेदी युग में व्याकरणिक शुद्धि पर विशेष बल दिया गया। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो है फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा तथा दशरथ बिलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी में की। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रज में काव्य रचना की। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक। तो कौन नहीं है? श्रीधर पाठक नहीं है। भारतेंदु और उनके मंडल में देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे, प्रताप नारायण, ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त, राधाकृष्ण, जबकि श्रीधर पाठक द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य के 1850 से 1900 के कालखंड को। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 तक माना गया। छायावाद को 1918 से 36 तक। गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा को परिष्कार किया, उस प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का नहीं, ये कहना किसका है? तो शुक्ल जी का। ये कहा गया कि जैसे उन्होंने गद्य की भाषा का परिष्कार किया, वैसे काव्य की ब्रजभाषा का नहीं किया। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता थी? तो ये तो भारतेंदु युग में आप देखते हैं समस्या पूर्ति एक लोकप्रिय काव्य पद्धति के रूप में निकल के आया था। काव्य की कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए गोष्ठियां होती, कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे ही मंच थे जहाँ पे नियमित रूप से समस्या पूर्ति कराई जाती थी। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भक्ति सर्वस्व है, प्रेम सरोवर है, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, ससई श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, मधुमुकुल, फुलवारी आरती, तो इन्हीं की रचनाएं हैं। तो आज के लिए इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। आपने कुछ क्वेश्चन भी किए, 20 क्वेश्चन किया, बाकी कुछ हमने टॉपिक से संबंधित फैक्ट भी देखे। बाकी नेक्स्ट सेशन देखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।